हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक फ़ोटो निकल कर सामने आ रही है जो कि चाइना की लग रही है। यहाँ पर J-10 के साइड में आपको किल मार्किंग दिख जाएगी। करीबन 6 एयरक्राफ्ट की किल मार्किंग यहाँ पर लगाई गई है, जिसमें 3 रफाल है, एक MiG-29 है, एक Su-30 MKI है और एक UAV है। तो बेसिकली ये पाकिस्तानी क्लेम्स पर बेस्ड है और मोस्ट लाइकली चाइना द्वारा इसे प्रोपागेंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ये अपने J-10 फाइटर की मार्केटिंग कर सकें। तो पहली बात, हम आपको किल मार्किंग या फिर विक्ट्री मार्किंग का कॉन्सेप्ट बता दें। ये एक्चुअली सिंबल्स होते हैं जो कि उन प्लेटफॉर्म पर लगाए जाते हैं जिन्होंने एक्चुअल में किल्स स्कोर किया होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक F-16 ने कहीं पर किल स्कोर किया है तो सारे F-16s पर वो मार्किंग लग जाएगी। तो ये उस पर्टिकुलर मशीन के लिए ही होता है जिसका ये अचीवमेंट होता है। तो ये एक चीप प्रोपागेंडा है जो कि प्रोपागेंडा क्लेम पर ही बेस्ड है। सिमिलर चीज़ हमने देखी थी 2019 में भी, जब एक Su-30 MKI की फेक टेल पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने एक मेमोरियल में लगाई थी, जिसके बाद इनके एक एयर मार्शल ब्लॉग लिखते हैं जिसमें वो बताते हैं कि कैसे इंडियन Su-30 MKI इनकी AMRAAM से बच गए थे, जो कि इन्हीं के एयरफोर्स की दावों की पोल खोलते हैं। जैसा कि अभी एक एयर मार्शल ने ये चीज़ कंफर्म करी है कि इनका एक वैक्स बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुआ है, जो कि राइट ऑफ ही करना पड़ेगा, जबकि ये पहले क्लेम कर रहे थे कि हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं है, कोई डैमेज नहीं हुई है। तो इस बार की कॉन्फ्रेंस में भी DGPR के कई झूठ जो हैं ये पकड़े गए हैं। जैसा कि पहले इनके द्वारा कहा गया कि हमने S-400 डिस्ट्रॉय कर दी, वहाँ भी पकड़ा गया कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमने इंडियन एयरफोर्स के कई बेसेस जो हैं उनको डैमेज किया है। फिर सैटेलाइट इमेजेस में ये चीज़ क्लियर हो गई कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर उसके बाद अगर और चीप स्टंट्स पर आएंगे तो इन्होंने इंडियन मीडिया की क्लिप्स प्ले करी थी कट करके, जिसमें ये दिखा रहे थे कि इंडियन बेसिस में काफ़ी डैमेज हुई है। बाद में फैक्ट चेक करने के लिए जब पूरी क्लिप्स चलाई गई तो पता लगा कि पाकिस्तान के बेसिस की बात चल रही थी और उसको ये कट करके इंडियन बेस दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो इतना झूठ इनका पकड़ा गया है, उसके बाद भी सरप्राइजिंगली कई इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस इनकी न्यूज़ को चला रहे हैं, इनके नैरेटिव को चला रहे हैं बिना किसी भी प्रूफ को शोकेस करे हुए। वहीं पर कुछ पाकिस्तानी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के एयरक्राफ्ट गिरे हैं, जिसमें वो पुराने क्रैशेस के वीडियोस को एक प्रूफ के तौर पर प्ले कर रहे हैं। तो ये चीज़ हो क्यों रही है, पहले ये हम समझ लेते हैं। तो जो डिफेंस का मार्केट है इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप एक एयरक्राफ्ट किसी कंट्री को बेचते हैं तो उसके साथ आपका कई दशकों का प्रॉफिट जुड़ा होता है। पहला, जो आपने मशीन बेची उसमें जो प्रॉफिट बना रहे हैं वो अलग, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस, सर्विसिंग, ओवरहॉल और स्पेयर सप्लाई जो आप कर रहे हैं, जो कि आप उसके पूरे लाइफ साइकिल पर करेंगे, वो अलग। तो अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर होता है। और जो कंपनीज इन मशीनों पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा करती हैं इनकी R&D में, इनको डेवलप करने के लिए, उनके लिए एक सेल भी बहुत बड़ी बात होती है और इसीलिए यहाँ पर इनकी लॉबीज चलती हैं और मार्केटिंग में खास कर चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ये मार्केटिंग के लिए बहुत बड़ा इवेंट माने जाते हैं। तो क्योंकि ऐसे वॉर सिनेरियोस में कई क्लेम्स होते हैं जो कि प्रूव नहीं हो पाते, तो इनको इस्तेमाल कर लिया जाता है अपने बेनिफिट के लिए और चाइना द्वारा यही किया जा रहा है। तो J-10 एक्सपोर्ट के लिए चाइना ने सामने रखा है और अभी तक उन्हें सक्सेस खाली पाकिस्तान में मिली है और वो भी मजबूरी में। मजबूरी यहाँ पर यह थी कि पाकिस्तान की जो चॉइस है ये F-16s थे और पाकिस्तान हमेशा ये चाहता था कि F-16 के जो लेटेस्ट वर्जन है वो किसी तरीके से इनको मिल जाए, जो कि ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड के हैं। पर US ने वो चीज़ डिनाई कर दी और साथ में जो नए वेपन पैकेज हैं वो भी पाकिस्तान को नहीं मिल रहे थे। तो कोई ऑप्शन ना होने की वजह से रफाल के अगेंस्ट में पाकिस्तान को चाइना की तरफ जाना पड़ा और J-10C वो सॉफ्ट लोन पर लेकर आए। तो अगर J-10C इतने अच्छे फाइटर होते तो ये इनकी पहली चॉइस होते, और अगर ये इतने ही अच्छे होते PL-15 के साथ तो पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस पर अटैक ना होता और इतना बड़ा नुकसान उनको ग्राउंड पर ना होता। वो इंडियन फाइटर्स को अपनी लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल से इंडियन एयर स्पेस पर ही रोक देते, जैसा कि वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने रोका था। पर उसके बाद भी पहले 9 टारगेट्स पर इंडियन एयरफोर्स ने मिसाइल्स मारी, उसके बाद इनके 11 एयर बेसिस पर। खैर, इस कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया ने पाकिस्तान के साथ क्या किया इस पर किसी को इंटरेस्ट नहीं है।
इंटरेस्ट खाली रफाल और J10 पर है क्योंकि वहाँ पर नैरेटिव बिल्ड करना है। तो ये पहली चीज़ है, एक्सपोर्ट मार्केट को देखते हुए चाइना इस सिचुएशन को मिल्क करना चाहता है। दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि इंडिया उनका एक पॉसिबल राइवल है, तो वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान खुद इतना कैपेबल है कि इंडियन एयरफोर्स को रोक सकता है, वो भी चाइनीज़ प्लेटफॉर्म की मदद से। तो यहाँ पर चाइना के बेनिफिट्स अलग हैं, तो उनकी तरफ से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सिचुएशन को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर यूज़ करेंगे। पर वेस्टर्न मीडियाज़ के साथ क्या है, वो क्यों रफाल के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं? और इसमें कई ऐसे भी मीडिया हाउसेस हैं जो कि काफ़ी प्रोफेशनल हैं और शुरुआत से ही मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स को कवर कर रहे हैं, तो वो बिना प्रूफ के खाली क्लेम्स पर पूरे आर्टिकल्स लिख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? और इंडियन क्लेम्स को कोई डिस्कस क्यों नहीं कर रहा है जबकि हमने एक्चुअल में प्रूफ प्रोवाइड कराए हैं? इसको समझना ज़रूरी है और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो रफाल की अगर आप हिस्ट्री को उठाकर देखेंगे तो एक काफ़ी लंबा पीरियड था जब फ्रांस ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया था इन एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए। ज़्यादातर प्लेसेस पर ये अपने अमेरिकन और यूरोपियन राइवल्स से हारे हैं। तो एक काफ़ी लंबा पीरियड था जब इनको कोई एक्सपोर्ट कस्टमर नहीं मिल रहा था और एक तरीके से फ्रांस के लिए ये प्रोग्राम फेलियर बनता चला जा रहा था, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं फ्रांस की खुद की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो जो R&D पर यहाँ पर खर्चा किया गया है उसके हिसाब से जो प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया जा रहा था उसका आउटकम फ्रांस को दिखाई नहीं दे रहा था। तो अगर लॉबिंग की बात करें तो ये अपने राइवल्स के कंपैरिजन में थोड़े वीक मालूम होते हैं। अमेरिका के पास बहुत लेवरेज है, वहीं पर यूरोपियन पार्टनर्स की बात करें तो यूरोफाइटर टाइफून मल्टीपल कंट्रीज़ का प्रोजेक्ट था, तो कई कंट्रीज़ क्योंकि यहाँ पर इन्वॉल्व थी तो वहाँ पर इनके एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने वाली लॉबी भी स्ट्रांग थी। तो डसॉ एविएशन को रफाल को लेकर तब ब्रेक थ्रू मिला जब इसने इंडिया के MMRCA कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, जिसके अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स को करीबन 126 एयरक्राफ्ट लेने थे और इसमें दुनिया भर के जितने भी टॉप ऑफ द क्लास 4.5 जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म थे वो इन्वॉल्व थे। अल्टीमेटली 2 एयरक्राफ्ट शॉर्टलिस्ट किए गए, जिसमें पहला यूरोफाइटर टाइफून था, दूसरा रफाल था और रफाल को लास्ट में विनर बताया गया। खैर 126 रफाल प्लेटफॉर्म तो इंडिया ने नहीं लिए, पर इस कंपटीशन के रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद ही इजिप्ट ने एक डील जो है डसॉ एविएशन के साथ इन प्लेटफॉर्म को लेकर साइन करी, फिर कतर ने साइन करी, उसके बाद अल्टीमेटली इंडिया ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील साइन करी ऐसे 36 प्लेटफॉर्म्स को लेने की। और फिर उसके बाद रफाल का जो एक्सपोर्ट मार्केट में डोमिनेंस रहा उसने इनके राइवल्स को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, क्योंकि फिर इनको बड़े ऑर्डर मिलते चले गए। इजिप्ट ने दोबारा से इनको ऑर्डर किया, फिर क्रोएशिया ने ऑर्डर किया, उसके बाद ग्रीस ने इनको ऑर्डर किया, फिर UAE ने एक बड़ा ऑर्डर दिया करीबन 80 ऐसे प्लेटफॉर्म्स का। बाकी फिर इंडोनेशिया ने 42 ऐसे प्लेटफॉर्म को ऑर्डर किया और सर्बिया ने करीबन 12 ऐसे प्लेटफॉर्म को ऑर्डर किया। तो रफाल की जो एक्सपोर्ट पॉपुलैरिटी है उसको देखते हुए जो राइवल्स हैं वो परेशान चल रहे हैं। इवन इंडियन नेवी का जो MRCBF कंपटीशन था उसमें भी बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट को हराकर रफाल को चॉइस बनाया गया, जबकि बोइंग का जो FA-18 सुपर हॉर्नेट था उसे पहले फेवरेट बताया जा रहा था, मे बी मार्केटिंग की वजह से, और वहाँ पर भी आपको मार्केटिंग फ्रांस की साइड से कमज़ोर दिखाई दी थी। तो मार्केटिंग जो है ये फ्रांस की साइड से कमज़ोर रही है, लेकिन प्रोडक्ट इनका अच्छा है, इसलिए इनको बाद में इतनी एक्सपोर्ट सक्सेस मिली है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है जहाँ पर एक नैरेटिव चलाया जा रहा है रफाल के अगेंस्ट में, पाकिस्तान एयरफोर्स जो अपने झूठे दावे कर रही है करीबन 3 ऐसे प्लेटफॉर्म को शूट डाउन करने की, ये डसॉ के मार्केट राइवल्स को बेनिफिट कर रहा है, जिसमें अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स तो हैं ही, साथ में यूरोपियन प्लेटफॉर्म्स भी हैं। और इसलिए यहाँ पर जो एक्चुअल में इंडिया ने किया जिसकी वजह से चीज़ें यहाँ पर कंक्लूड हुई, उससे फोकस हटाकर बात खाली J10 और रफाल की आ गई है। और बेसलेस आर्टिकल्स आपको मोस्टली मिलेंगे जो कि रफाल के अगेंस्ट में लिखे गए हैं और इसमें इंडियन एयरफोर्स का भी नाम खराब किया जा रहा है और खाली पाकिस्तान के दावों पर पूरे आर्टिकल लिख दिए जा रहे हैं। और ये नैरेटिव बिल्डिंग जो हो रही है इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। तो जो F-16 यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनमें से कई जो हैं ये शूट डाउन कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको बहुत कम इसके बारे में न्यूज़ सुनाई देगी। एक और चीज़ हम आपको यहाँ पर बता दें, पाकिस्तान ये भी क्लेम कर रहा है कि हमने इंडिया के Su-30 MK और MiG-29 को भी शूट डाउन किया है, लेकिन उसके बाद भी खाली रफाल की चर्चा ज़्यादा हो रही है। तो पाकिस्तान के झूठे दावों पर भी पूरी चर्चा नहीं हो रही है, मामला खाली रफाल पर आ गया है। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा होगा कि क्या नैरेटिव से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर कोई एयरफोर्स है वो कोई प्लेटफॉर्म लेती है तो वो उसके पूरे ट्रायल्स करती है, उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जांचती है, उसके बाद उनका प्रोक्योरमेंट होता है। तो नैरेटिव से तो किसी को फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए।
उनको टेस्टिंग में पता लग जाएगा कि ये उनकी रिक्वायरमेंट पर खरा उतरता है या नहीं। तो रियलिटी यहाँ पर यह है कि चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती। तो ऐसे जो प्रोक्योरमेंट होते हैं उनमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। एक एयरफोर्स अपनी रिक्वायरमेंट को सामने रखती है और जो ऑप्शंस है उनको टेस्ट किया जाता है और ऐसा भी पाया जाता है कि मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। अब इनमें से कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं और कुछ सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर कर पा रहे हैं। तो जब एयरफोर्स अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मल्टीपल प्लेटफॉर्म को ओके कर देती है तो उसके बाद फिर एडिशनल फैक्टर्स ऐड होना स्टार्ट होते हैं, जिसमें कॉस्ट एक फैक्टर है जो कि इम्पोर्टेंट है, पर जियोपॉलिटिक्स और नैरेटिव भी एक फैक्टर होता है। तो अगर एक एयरक्राफ्ट की नेगेटिव पब्लिसिटी हो रखी है तो उसको यूजुअली अवॉइड किया जाता है। तो जो पॉलिटिकल क्लास है वो टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएगी, आम जनता भी नहीं जाती है। इवन आम जनता की अगर हम बात करें तो अगर आप इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट से पहले के हमारे खुद के व्यूज़ देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लोगों को पहले इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। इवन इंडियन मीडिया में आप इनकी वॉर कवरेज और ऐसे इक्विपमेंट्स का एनालिसिस देख लेंगे तो आपको इनका लेवल समझ में आ जाएगा। तो आम जनता को, पॉलिटिकल क्लास को बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी से फ़र्क नहीं पड़ता है, नैरेटिव वहाँ पर मैटर करता है। तो अगर कोई ऐसा वेपन ले लिया जाता है जिसकी काफ़ी नेगेटिव इमेज बनी हुई है तो लोग खुद ही क्वेश्चन करेंगे कि आप हमारे टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। तो नेगेटिव इमेज मैटर करती है, खाली टेक्निकलिटीज़ मैटर नहीं करती। और इसलिए इमेज को ख़राब करने में, बनाने में भी कंपनीज अच्छा खासा पैसा डालती हैं और इसलिए PR मैटर करता है। अनफॉर्चुनेटली टेस्ला का इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना उनके राइवल्स का है और ये सेम चीज़ इंडिया के लिए भी अप्लाई होती है। हम चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं पर हमारा PR लेवल अभी भी पुअर है, हमें चीज़ों पर और ज़्यादा काम करने की रिक्वायरमेंट है। खैर हम टॉपिक पर ही रहते हैं। तो ये चीज़ रशिया द्वारा भी काफ़ी लंबे समय तक फेस करी गई है। उनके इक्विपमेंट्स एक्चुअली काफ़ी क्वालिटी के होते थे लेकिन काफ़ी लंबे समय तक प्रोपागेंडा की वजह से उन्हें सब ऑप्टिमम लेवल का बताया गया। ऑल्दो टेक्नोलॉजिकल गैप एग्जिस्ट करता है पर जितना बड़ा बताया जाता है उतना बड़ा भी नहीं है। और ये चीज़ ब्रह्मोस मिसाइल की परफॉर्मेंस से और S-400 की परफॉर्मेंस से क्लियर हो जाती है, जिसके बारे में अगेन आपको वेस्टर्न मीडिया में ज़्यादा चर्चाएं नहीं सुनाई दे रही होगी, जबकि इनकी परफॉर्मेंस के प्रूफ पड़े हुए हैं। तो ओवरऑल पिक्चर यही है, रफाल एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है पर फिलहाल वो अपनी एक्सपोर्ट सक्सेस का शिकार हो रहा है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।